नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बादरा आसपास की उन खबरों से जिन खबरों ने बादरा क्षेत्र का पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से अमन, चैन और भाईचारा दाव पर लगा रखा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो चिड़िया गांधी में गोकशी की घटना हुई उस पर भी आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और दोस्तों, हम बात करेंगे बादरा क्षेत्र की अमन, चैन, शांति और भाईचारे के साथ कानून व्यवस्थाओं पर भी। दोस्तों, धारा 144 लगातार लगी है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति भी बादरा में वर्तमान में काफ़ी अच्छी नहीं कही जा सकती। जो वारदात दोस्तों बार बार देखी जा रही है, कभी लूट की, कभी चोरियों की और कभी फिरौती की। 1-2 दिन पहले फिरौती की घटना हुई। बेशक पुलिस ने शानदार उपलब्धि अर्जित करते हुए मात्र FIR दर्ज करवाने के 4 घंटे के भीतर 8 प्रमुख फिरौती मांगने वाले लोगों को धर दबोचा। लेकिन दोस्तों, सवाल यही उठते हैं कि आखिर ये घटनाएं बादरा क्षेत्र में क्यों घटित हो रही है, बराबर चोरियों की घटनाएं क्यों हो रही है। तरह तरह की चोरियों की घटना नए सिरे से नए तौर तरीकों के साथ दोस्तों हो रही है। तो इसको लेकर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और आज विधायक बलवान पुनिया फेसबुक पेज से लाइव भी आए। दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल से 19 सितंबर से विधानसभा का 7वां बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है, जो कि अंतिम बजट सत्र होता है। तो उस बजट सत्र में जो कि करीब 6 दिन तक चलेगा और सवाल भी दोस्तों विधायकों के सीमित कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के इस बजट सत्र में क्षेत्र की समस्याओं का किस प्रकार से यहाँ आवाज़ बुलंद की जा सकेगी। लेकिन विधायक बलवान पुनिया की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कल बजट सत्र है। आज वो फेसबुक पेज से लाइव आकर एक संदेश देकर गए हैं लोगों को, क्षेत्र के लोगों को। और PM नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है जो चित्तों को लाया गया है। 8 चीते जो नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। दोस्तों, उसको लेकर तंज कसा है कि लंपी से पीड़ित गायों की खबर आप कब लें। और विशेष विमान से चित्तों को लाए जाने पर भी तंज कसा बलवान पुनिया ने। तो बलवान पुनिया सदैव नरेंद्र मोदी पर तंज कसते रहते हैं और अपना जिस प्रकार से मीडिया में उनको एक ताकतवर विधायक के रूप में जैसे बताया जाता है, तो वो अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाते हुए केंद्र के सर्वश्रेष्ठ नेता पर और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति पर किसी प्रकार का तंज कसे तो ज़रूर उनको प्राथमिकता भी मिलती है और वो चर्चाएं में बने रहते हैं। तो इसको लेकर भी संभवतः बलवान पुनिया तंज कसते होंगे। तो तंज कसा इसको लेकर कि चित्तों को लेकर आए। दोस्तों, चित्तों के बारे में बताऊं, इनको इतनी सहज ढंग से और मजाकिया लहजे में इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लगभग 70 से अधिक वर्षों से जो चित्ते हैं दोस्तों भारत से नदारद थे और विलुप्त हो चुके थे। 1952 को आधिकारिक घोषणा हुई थी चित्तों के विलुप्त होने की भारत में, और 1948 को आज़ादी से 1 साल बाद दोस्तों मात्र 3 की संख्या में चित्तों को देखा गया था अंतिम बार भारत में। उसके बाद में ये वन्य जीव जो कि दुनिया के सबसे तेज़ धावक माने जाते हैं, सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर माने जाते हैं दोस्तों, उनका भारत में विलुप्त होना और लंबे समय तक कोई इनके संरक्षण को लेकर कार्यक्रम ना चलना भी बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, हमारा भारत जीवों को पूजने वाला, पेड़ों को पूजने वाला ये भारत, और इसमें इस प्रकार से किसी जीव जंतु के विलुप्त होने को सहजता से नहीं लिया जा सकता, गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और PM मोदी की इसी गंभीरता को गंभीरता के साथ ही लिया जाना चाहिए। इसको मजाक के तौर पर और तंज के तौर पर इसको नहीं लिया जाना चाहिए। और ये अलग बात है कि लंपी स्किन डिजीज से इस वक्त गोवंश पर जो संकट आया है दोस्तों,
उस संकट पर भी केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, उसको महामारी घोषित करने के लिए जो है स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये कहकर पल्ला आप नहीं झाड़ सकते कि ये मात्र राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से छाई हुई बीमारी है और एकाध जैसे गुजरात और अन्य 1-2 ही राज्यों में इस बीमारी की प्रचंडता देखी जा रही है, पूरे भारत में नहीं फैली दोस्तों। इसको कहकर केंद्र पल्ला नहीं झाड़ सकता, इसको लेकर प्रयास करने होंगे, क्योंकि राजस्थान में जो गोवंश का विनाश एक प्रकार से हो रहा है, 52,000 से अधिक की मौत का आंकड़ा जो राजस्थान सरकार का दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। और राजस्थान सरकार क्यों इस पर विलंब कर रही है? राजस्थान सरकार को भी इसको लेकर जो गेंद है वो केंद्र के पाले में नहीं डालकर स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं गोसेस विभिन्न टैक्सों से जो धनराशि प्राप्त होती है राजस्थान सरकार को, किसी राज्य सरकार को, वो 7,000 करोड़ से अधिक है और 6,000 करोड़ केंद्र से भी प्राप्त है। तो 13,000 करोड़ की राशि जो हमने 2 दिन पहले भी आपको इसके आंकड़े बताए थे, तो ये राशि जब राज्य सरकार के पास गोवंश को लेकर मौजूद है और इस प्रकार का बैलेंस होता है, तो क्यों ना मुआवजा देकर किसानों के जो गोवंश का पशुधन का एक प्रकार से निधन हुआ है, उनकी मौत हुई है, जिसकी वजह से उनके परिवार के पालन पोषण में भी बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसे किसानों को मुआवजा क्यों नहीं देती राजस्थान सरकार? तो राजस्थान सरकार पर भी ये बहुत बड़े सवाल है। और विधायक बलवान पूनिया को जितने तंज पीएम मोदी पर कसते हैं, उससे अगर 10% भी तंज अपने मुख्यमंत्री पर भी कसे राजस्थान के, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बात पचने वाली होती है और आमजन को समझ में आने वाली भी होती है। वरना ये पूर्वाग्रह से ग्रसित एक बयान मात्र ही बनकर रह जाता है दोस्तों। किसी विधायक और जनप्रतिनिधि को बहुत ही पारदर्शिता के साथ केंद्र और राज्य सरकारों का आकलन करते हुए अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। और विधायक हो चाहे वो सांसद हो दोस्तों, जितने भी सांसद राजस्थान से 25 के 25 चुने जाते हैं, उनको भी लोकसभा में इस चीज़ को उठाने की बहुत ज़रूरत है और उनके जो बयान है वो मायने रखते हैं। और दोस्तों लोकसभा में कहीं ना कहीं ये कमी हमारे सांसदों की देखी जा रही है। तो सांसदों के ऊपर भी पूरी की पूरी जिम्मेवारियां हैं जितनी विधायकों के ऊपर है, जो विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इस चीज़ का सभी जनता उन सांसदों पर भी दबाव बनाए कि आप केंद्र में भी इसको लेकर आवाज़ बुलंद करें। और 3-4 दिन पहले जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी का एक वक्तव्य आया था दोस्तों लंपी स्किन डिजीज बीमारी को लेकर, और जल्द ही इसको लेकर वैक्सीन आने की बात कही और ज़्यादा से ज़्यादा जो सहायता है राजस्थान सहित जो अन्य ग्रसित राज्य हैं उनको मुहैया करवाने की बात ज़रूर केंद्र द्वारा कही गई थी। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र के दावे हैं, राज्य के दावे हैं कि हमें सहायता केंद्र से नहीं मिल रही है, उसको लेकर भी कुछ स्थितियां भ्रमित सी होने लगती हैं। तो दोस्तों लंपी स्किन डिजीज बीमारी जो है पशुओं के ऊपर, गोवंश के ऊपर शताब्दी का सबसे बड़ा संकट माना जाता है। और आज भी हमने कवरेज की थी दोस्तों, 2 अलग अलग पार्टीशन में वीडियोस बनाए हैं। जो भादरा में एक प्रकार से जो गो उपचार केंद्र अस्थायी रूप से खोला गया है, नौहर में तो विधिवत रूप से एक गो उपचार केंद्र खोला गया था। 3-4 दिन पहले हमने खबर भी आपको दी थी, जिसका शिलान्यास उद्घाटन जो है वो विधायक अमित चचान ने किया था। लेकिन हमारे इस गो उपचार केंद्र को चलते हुए 1.5 महीने से करीब अधिक होने को है, लेकिन हमारे विधायक इस गो उपचार केंद्र में अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन सैकड़ों समाजसेवी लोगों की, दानदाता लोगों की वहां सेवा पहुंच चुकी है और सेवा के मामले में संतुष्ट है। जो 20-25 गौ सेवक वहाँ सेवा करते हैं और सेवा ये चाहिए, उनका दावा है कि सेवा ये चाहिए अब कि लोग व्यक्तिगत रूप से शारीरिक श्रम करते हुए गायों को जो है इस बीमारी से निजात दिलाने में हमारी मदद करें।
दवाइयाँ भी उपलब्ध है, खरीद कर भी लाई जा रही है, क्योंकि सरकार से जो मदद है वो नहीं मिल पा रही है। और इस आज के जो वीडियोस हमने कवरेज की उसमें स्पष्ट भी करते हैं ये गौ सेवक, गौ प्रेमी लोग, कि हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। और अभी तक भादरा में उपखंड अधिकारी महोदया ने दोस्तों सुध नहीं ली है। लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी से उपचार कर रहे लोगों के पास जाकर बीमारी को लेकर कि भादरा में कितनी गायें लंपी स्किन डिजीज़ से ग्रसित है और कितनी ठीक हो रही है, क्या अनुपात है, क्या स्थिति है, इसको लेकर ना तो विधायक संजीदा जान पड़ते हैं और ना ही यहाँ का प्रशासन और ना ही गौशाला के गौ संचालक इसको लेकर आगे आ रहे हैं। ये स्थिति बड़ी विकट और दुखदायी मानी जा रही है। बार बार इन गो उपचार जो अस्थायी गो उपचार केंद्र बनाया गया है, इन गो सेवकों द्वारा जो दिन रात दोस्तों सेवा करते हुए देखे जाते हैं, हमने भी बार बार उनकी कवरेज भी किया, आपने देखा भी होगा। ये लोग बार बार मांग करते हैं गौशालाओं से कि आप जो गलियों में गोवंश जो लंपी स्किन डिजीज बीमारी से पीड़ित है उनको आप अपनी गौशाला में आश्रय दें और अलग से उनका उपचार की आप व्यवस्था करें। तो दोस्तों क्यों डर रहे हैं गौ संचालक? अगर एक निश्चित दूरी हम जो स्वस्थ गायें हैं उनसे बीमार गायों की रखकर उनका उपचार करें तो ये पर्याप्त भी है। और बार बार विशेषज्ञ डॉक्टर चिकित्सक भी यही कहते हैं। और इंसानों में फैलने वाली ये बीमारी कतई नहीं है। और आप जो गांठें उनके शरीर पर है उनको छू कर भी देख सकते हैं। और गौ सेवक दोस्तों उनके गाँवों से कीड़े निकालते हुए हमें आज दिखाई दिए। जब हमने कवरेज की तो कुछ ऐसे वीडियोस भी हमें उन गौ सेवकों ने दिखाए कि किस कंडीशन में, कहाँ से, किस गांव से, किस गली वार्ड से कितने जो दुखदाई कंडीशन में गोवंश था उसको लेकर आया गया था और उसके बाद में उसकी दवा और उसके उपचार को लेकर कितना उसमें सुधार हुआ है, ये अंतर भी हमने आज देखा। और बहुत प्रभावित करने वाला उपचार कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं ये गौ सेवक दोस्तों। हमने अलग अलग वीडियोस बनाई है, आप उनकी वीडियोस ज़रूर देखिएगा और उनकी वीडियोस आप आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियोस में जो देसी तरीके से गायों का उपचार किया जाता है और जो दवाएं बाज़ार में उपलब्ध है दुकानों पर, उन दवाओं से जो उपचार किया जाता है, उन दवाओं के नाम, उपचार का तरीका सारा ये गौ सेवक जो है वो विस्तार से बताते हुए इन वीडियोस में प्रतीत होते हैं। और 70-75% ही नहीं, 80% ही नहीं, 95% गाय रिकवर हो रही है। ऐसा दावा राजेंद्र फौजी जो कि रिटायर्ड फौजी है दोस्तों, गौ सेवक, 1 नंबर के गौ सेवक भादरा तहसील क्षेत्र के माने जाते हैं, उन्होंने दावा किया। मात्र 5% रिस्क है मात्र गायों के मृत्यु का ग्रास बनने में दोस्तों, मात्र 5%, बाकी बीमार गायों को ठीक किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है। बेशक आज हमें एक गाय वहाँ मृत मिली जो कि उपचार करते करते ही दम तोड़ गई दोस्तों, लेकिन फिर भी दावा ये किया जा रहा है कि 95% गायें इन दवाओं से ठीक हो रही है। तो ज़रूर इन वीडियोस को आप देखिएगा और अपने घर में अगर इस प्रकार का कोई संक्रमित गोवंश है, पशु है, तो इस प्रकार से आप भी उनका घर में ही इलाज कर सकते हैं दोस्तों और उनको ठीक कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और जो उपचार बताए गए हैं आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, हम विस्तार से इसको बताएंगे आपको। तो सीमित समय है लेकिन वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको विस्तार से समझ में आएगा किस प्रकार से गायें जो है वो बीमारी से उबर भी रही है। और जो दोस्तों वैक्सीन की कमी महसूस की जा रही है उसको लेकर पीएम ने तो दावे किए हैं, लेकिन वैक्सीन आने में अभी राजस्थान तक पहुंचने में संभवतः 5, 7, 10 दिन, 20 दिन का समय भी लग सकता है। तो ऐसे में आप ये जो देसी उपचार और जो चिकित्सक आपको उपचार बता रहे हैं वो उपचार आप करके गोवंश को जो है बीमारी से उबार सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करें एक भादरा के
ताज़ा घटना की, तो शराब ठेके के सेल्समैन व उसके साथी को बंधक बनाकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के मात्र 4 घंटे में 8 जनों को एटिंगा कार सहित सिरसा बाईपास भादरा से धर दबोचा गिरफ्तार किया गया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। और सभी के सभी 8 आरोपी हरियाणा क्षेत्र के हैं। तो हरियाणा क्षेत्र के लोगों द्वारा भादरा क्षेत्र में किस प्रकार बार बार अनेकों बार पूर्व में भी और अभी भी और आगे भी संभवतः इसी प्रकार से अपराध जो है हरियाणा क्षेत्र की वजह से भादरा में बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उन पर अंकुश लगाना बहुत बड़ी चुनौती हमारे भादरा क्षेत्र के तीनों थानों की और थाना प्रभारियों की है। तो देखते हैं उन पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा। लेकिन पुलिस के तरीके होते हैं दोस्तों, टीमें गठित कर आसपास के थानों में नाकाबंदी भी की जाती है और उनके सोर्सेज भी होते हैं और इसी प्रकार की पुलिस की ट्रेनिंग भी होती है। जब दोस्तों रोहतास पुत्र धनाराम जाट निवासी घोटड़ा खालसा द्वारा जो एफआईआर दर्ज करवाई गई कि उसकी पत्नी के नाम कुंजी में शराब ठेका है, जिस पर रघुवीर जाट बोजला का जो एक व्यक्ति है, सेल्समैन है, वो तैनात था। और 16 सितंबर को 2 दिन पहले दोस्तों महिला गगनदीप, जिसका नाम माही भी था, उनका फ़ोन आता है और वो कहती है कि मैं एक लड़की के साथ आपके पास आ रही हूँ। और रात्रि को 11 बजे पहुँचते भी हैं और उसके बाद में करीब 2:30 बजे ये कहा जाता है उस सेल्समैन रघुवीर से कि डुंगराना में हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, प्लीज़ आप कृपया हमें वहाँ तक के किसी साधन से पहुँचा दो। तो सेल्समैन ने अपनी गाड़ी के साथ उनको डुंगराना छोड़ने के लिए जैसे ही आते हैं तो एटिगा कार में दोस्तों पहले से ही बदमाश जो है वो मौजूद होते हैं और वो गाड़ी से उतरते हैं और उनको पकड़ने का ज़बरदस्ती प्रयास किया जाता है। एक शख्स वैसे भाग जाता है, लेकिन उनको पकड़कर जो रघुवीर है उनके मोबाइल से 5 लाख की फिरौती मांगी जाती है रोहतास पुत्र धनाराम जाट निवासी घोटड़ा पटाके को फ़ोन करके। और ये कहा जाता है कि आपका सेल्समैन हमारे कब्जे में है, 5 लाख रुपए लेकर आप आ जाओ। उसके बाद में जब घटना का की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है तो पुलिस तत्परता के साथ जो है अपनी टीमों का गठन करती है और उसके बाद में धरपकड़ अभियान चलाया जाता है। और पुलिस टीम, जिसको मैं आपको बताऊं तो राकेश गोदारा जो कि निरीक्षक है, उनके नेतृत्व में श्रवण कुमार, सुभाष चंद्र, मदन कुमार, रेखा, सुशीला, रामनिवास, सीताराम, योगेश के अलावा डीएसटी टीम नौर की भी दोस्तों काफ़ी सदस्य इसमें शामिल थे। प्रवीण, राजकुमार, रोशन लाल, मनीष कुमार, विकास कुमार, भजन लाल, अमित कुमार और जोरा राम के अलावा सुभाष कुमार और साइबर सेल हनुमानगढ़ के भी सदस्यों का इसमें सहयोग रहा। और शानदार उपलब्धि अर्जित करते हुए पुलिस द्वारा दोस्तों पूरी घटना का जो है पर्दाफाश किया जाता है और सिरसा बाईपास पर इन 8 आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। तो इस घटना के अलावा दोस्तों हम बात करें अब गोकसी घटना की, तो गोकसी घटना की जो जांच है तो वो दोस्तों उसके लिए जो घटना आपको पता है 11 जुलाई की घटना थी। उसके बाद में एक चंपा देवी का वीडियोस वायरल हुआ था, जल्दी से मैं आपको बताऊं तो उसके बाद में क्षेत्र में दोस्तों माहौल में बहुत ज़्यादा तल्खी आ गई थी और तरह तरह की चर्चाएं और क्षेत्र में पुलिस की भारी फोर्स लगानी पड़ी थी। उसके बाद में दोस्तों धरना प्रदर्शन किया गया था हिंदू संगठनों द्वारा गांधी बड़ी बस स्टैंड पर। और जब ये धरना प्रदर्शन लगा था 4 दिन तक चला, चौथे दिन वार्ता के लिए जिला प्रशासन आया, जिला कलेक्टर भी आए, एसपी महोदय भी आए और स्थानीय प्रशासन भी था। जब वार्ता हुई तो वार्ता में कुछ इस प्रकार की बातें हुई कि 1 दिन बाद जो है धरना समाप्त कर देंगे, आज नहीं करेंगे। और जिला कलेक्टर एसपी महोदय द्वारा कहा गया कि ये धरना आपको आज की आज समाप्त करना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और धरनार्थी जो वार्ता करने के लिए गए थे वो उनका प्रतिनिधिमंडल बाहर आता है और हाथों हाथ जिला कलेक्टर द्वारा आदेश दिया जाता है कि बलपूर्वक धरना प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया जाए। वो टेंट जब्त कर लिया जाता है और उसके बाद में दोस्तों स्थिति इस प्रकार विकट हो जाती है कि चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में कर्फ्यू लगाया जाता है। उससे पहले दोस्तों कुछ लोगों को गोकसी की इस घटना के आरोप के बाद में पकड़ा भी जाता है,
उसके बाद में राउंड अप करके पकड़ा जाता है, बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में जब कर्फ्यू लगता है और मामला बहुत ज़्यादा संगीन और संवेदनशील हो जाता है, तो उसके बाद में 6 लोगों को एक एक करके गिरफ्तार किया जाता है और उनकी जमानतें भी बार बार खारिज होती है। और ये प्रकरण चलता चलता दोस्तों 144 धारा है वो लंबा समय व्यतीत होता है भादरा कस्बे में। और ये धरना प्रदर्शन की अगुवाई जो है वो रवि बंसल द्वारा की जाती है। कुछ लोग और भी उनके साथ होते हैं, लेकिन ये एक गोवंश को लेकर, एक गौ माता की दुर्दशा को लेकर, उसके साथ गोकशी की घटना को लेकर, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट में जो कि पुलिस द्वारा ही सूचना दी जाती है कि एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो दोस्तों स्वाभाविक था ये सब धरना प्रदर्शन और जांच की मांग, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग और तरह तरह के दोस्तों कमेंट, ये एकदम वाजिब था। गलतियां थी तो कहाँ थी? शुरुआत में पुलिस ने गलतियां की दोस्तों, घटना का बहुत जल्द खुलासा नहीं किया गया, खुलासा किया गया तो बहुत सी चीज़ें दबा ली गई। और जो प्राइवेट सैंपल जो पॉजिटिव आया था गोकशी की एफएसएल रिपोर्ट, उसको काफ़ी दिनों तक दबा कर रखा गया था कि आखिर किस सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भ्रम की स्थिति पहले ये थी कि सभी सैंपल पॉजिटिव आए होंगे, उसके बाद में तल्खी आना स्वाभाविक थी। हिंदू संगठनों का धरना प्रदर्शन स्वाभाविक था दोस्तों। और कुछ लोग, मूसा मौलवी जो है वो मुख्य अभियुक्त बताए जा रहे थे, वो फरार भी हुए और तरह तरह के घटनाक्रम हुए और अमन चैन भाईचारा दोस्तों ताक पर चला गया था भादरा क्षेत्र में। और माहौल इतना गर्म था कि कुछ भी होने की स्थिति थी। सोशल मीडिया पर नज़रें रखी जा रही थी और लोगों को गलत टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार भी किया जाता था और बार बार उनको समझाइश भी दी जाती थी, पुलिस द्वारा वार्निंग भी दी जा रही थी, अपील भी की जा रही थी। सारे दाव पेच हथकंडे अपनाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में मुस्लिम संगठनों द्वारा मोर्चा खोला जाता है और मामले की सीबीआई जांच की, सीआईडी जांच की मांग की जाती है, सीआईडी सीबी की जांच की मांग की जाती है, जो कि राज्य सरकार के अधीन होती है। और दोस्तों एसआईटी की टीम गठित भी होती है, एक और टीम भी गठित होती है, उनका अनुसंधान होता है और मामले की जांच होती है। और अंत में यहाँ दोस्तों जो 11 सितंबर को है, एक बहुत बड़ी जलसा मीटिंग का मुस्लिम समाज अनाउंस करता है, जिसमें संभवतः ओवैसी मुख्य अतिथि बनकर आने की चर्चा क्षेत्र में चलती है। उसको लेकर माहौल फिर गर्म होता है। प्रशासन मुस्लिम समाज से आग्रह करते हुए उनकी धरना प्रदर्शन की अनुमति बिल्कुल नहीं देता है और उसके बाद में ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं करने के लिए कहा जाता है और ये धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी ये हो सकता है, ऐसी संभावनाएं अभी भी चल रही है। हिंदू संगठनों की तरफ से भी कोई धरना प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं तो एक याचिका हाईकोर्ट में एक बार फिर लगाई गई है और इसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मामले की हिंदू पक्ष द्वारा, एक एडवोकेट द्वारा ये याचिका लगाई जा रही है। तो क्या ये मामला अभी भी शांत होने वाला नहीं है? क्या ये धारा 144 भादरा से हटने वाली नहीं है? दोस्तों बहुत बड़े सवाल है। और गोकशी की घटना में अब मैंने एक बार पहले भी जब समीक्षा की थी तो कहा था कि दोनों ही धर्मों के लोगों को, वर्गों के लोगों को आगे आना होगा और उनका एक प्रतिनिधि मंडल बनाना होगा और प्रशासन को, स्थानीय विधायक को, जनप्रतिनिधियों को, पूर्व विधायकों को साथ में लेकर एक वार्ता करनी होगी, एक कामयाब वार्ता, एक सफल वार्ता, एक बहुत बड़ी महापंचायत जैसी महावार्ता करनी होगी। और उसमें भादरा क्षेत्र में जो धारा 144 है उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करने होंगे और जो वातावरण में तल्खी आई है उसको भी रोकने का प्रयास करना होगा। अमन चैन भाईचारा बरकरार रखने की बातें करनी होगी और एक स्वर में एक मांग के साथ इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करनी होगी दोनों ही वर्गों को। दोस्तों अभी भी यक्ष जो सवाल है वो ये है कि
प्राइवेट सैंपल जो पॉजिटिव आया था वो आखिर सैंपल आया कहाँ से, कौन कौन लेकर आया था, पुलिस इसका खुलासा करे। तरह तरह की चर्चा है जिससे भ्रांतियाँ फैलती है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस प्रशासन इसका खुलासा करे कि ये कहाँ से आया था, अगर ये षड्यंत्र था तो किसका षड्यंत्र था, कौन इसको लेकर आया था, कौन कौन इसमें शामिल था, उनका प्रायोजन क्या था, उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्या डर था उनको कि सैंपल कोई चेंज किया गया या किसी प्रकार का षड्यंत्र उनको करने की आवश्यकता पड़ी। इस सारे पर्दों पर से जो धुंधली तस्वीर हुई है उस पर से पर्दा उठाना होगा और स्थितियां स्पष्ट करनी होगी पुलिस प्रशासन को, वास्तविक स्थिति से अवगत कराना होगा क्षेत्रवासियों को, तब जाकर यहाँ अमन चैन और भाईचारा पुनः बहाल होगा दोस्तों। वरना यहाँ लंबे समय तक धारा 144 ये भी लागू रहेगी और 10 महीने रहे हैं आचार संहिता लगने के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो स्थितियाँ बड़ी विकट है और आने वाले समय में और ज़्यादा विकट हो सकती है। तो वास्तविक षड्यंत्रकारी सामने आना चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और असल जो दोषी है वो आगे आने चाहिए। तो इसकी सीबीआई की जो जांच की मांग है वो भी जायज़ है, दूध का दूध पानी का पानी हो। और जो सीआईडी सीबी की जांच है दोस्तों, मैं इनमें अंतर करके आपको बताता हूँ। सीआईडी सीबी की जो जांच है उसके जो आपराधिक मामले जो आते हैं उसकी जिम्मेवारी दोस्तों राज्य सरकार की होती है और हाईकोर्ट की इसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन जो सीबीआई जांच की मांग होती है और सीबीआई जांच में सीबीआई के पास जो आपराधिक मामले पहुंचते हैं उनकी जवाबदारी केंद्र की होती है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही ये मामले जाते हैं, उनकी भी जवाबदारी जिम्मेवारी इसमें निर्धारित होती है। तो अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों शामिल हो तो दोस्तों जो सीबीआई की जांच है वो इसमें कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि सीआईडी की मांग पर फिर ये ठप्पा लगेगा कि राज्य सरकार की मंशा इसमें कहीं ना कहीं जो है आगे निकल कर आई है। तो क्या हो स्थिति, किस तरह की मांग करनी है, कौन से वर्गों को क्या मांग उठानी है, किस प्रकार से आपस में मिलकर जो है इस मामले को सीधे तक पहुंचाना है और क्षेत्र में अमन चैन भाईचारा शांति जो काबिज हो इसको लेकर प्रयास करने हैं। जबकि अलग अलग तरह के बयान सोशल मीडिया में ना देकर सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। तो दोस्तों आज की इस कवरेज में इतना ही। 7 बजे की कवरेज में अब जल्दी से आपको मंडियों के भाव तो आज रविवार है दोस्तों नहीं बताएंगे, क्योंकि अधिकांश मंडियों में भाव रविवार को नहीं होते हैं। आज 18 सितंबर को क्या विशेष दिवस है इसके बारे में बताएं तो शबाना आज़मी फिल्मी अभिनेत्री का आज के दिन 1950 में जन्म हुआ था और भारत के सुप्रसिद्ध कवि हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म 1906 को आज ही के दिन हुआ था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो है वो 20 सितंबर को डुंगराना में फसल बीमा क्लेम को लेकर बजरंग सहारण के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन होने जा रहा है उसको लेकर भी क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो भादरा की ये खबर भी प्रमुखता के साथ दोस्तों देखी जाती है, उसकी चर्चाएं हो रही है। मौसम का मिजाज बताएं तो 18 सितंबर को आज 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। 22 से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और हवाओं के झोंके आज देखे गए। रात्रि को भी 33 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 11 से 18-20 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी हवा चल सकती है और 38% रात्रि को लगभग बादल छाए रह सकते हैं। मौसम की बरसात की संभावनाएं नहीं है, लेकिन 2-3 दिन में आने वाले 2-3 दिनों में बरसात की ज़रूर संभावनाएं व्यक्त की जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो परिवर्तनशील मेघ आप ज़रूर आसमान में देखेंगे। कल 19 सितंबर को 29 से 35 डिग्री टेम्परेचर और दोपहर को 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर और देर शाम को 33 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 4 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। सुबह 45% बादल छाए रहेंगे तो दोपहर को 33 और देर शाम को
52%, जबकि रात्रि को 45% बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो ये रहे दोस्तों आज के 7 बजे के बुलेटिन के खास और मुख्य समाचार और समीक्षा। कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके आप बताइएगा। इसी के साथ ही दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।